गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बात कर रहे थे बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण लिया गया शिव शंभू के चिट्ठे से। इसमें बाल मुकुंद गुप्त बता रहे हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे जो 1899 से 1904 तक बनते हैं पहली बार, और 1904 से 1905 तक दूसरी बार रहते हैं, और 1905 में वह अपने पद से इस्तीफा देकर वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। उनके बारे में बता रहे हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। दिवाला निकालना अर्थात कंगाल करना। कन्वोकेशन का अर्थ होता है दीक्षांत समारोह। कौन सा समारोह? दीक्षांत समारोह। वक्रतृता का अर्थ होता है भाषण। दीक्षांत समारोह होता है जब मान लो कॉलेज के अंदर अपन ने पूरी डिग्री कर ली, डिग्री करने के बाद में जब अपन को डिग्री दी जाती है और उस समय का जो समारोह होता है उसे कहते हैं दीक्षांत समारोह। और उसके अंदर जो भाषण दिया जाता है, यहाँ पर बोल रहे हैं कन्वोकेशन वक्रता, यानी कि दीक्षांत समारोह के समय दिया जाने वाला भाषण। दिवाला निकालना का अर्थ होता है कंगाल करना। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। उधर विदेश में कहाँ पर? इंग्लैंड में। बात हो रही है भारत की और इंग्लैंड की। जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे उस समय की बात कर रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त। प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा यानी कंगाल होना पड़ा। और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। तिलांजलि देने का अर्थ होता है छुटकारा पाना या छुटकारा देना, किसी को छोड़ना, यानी धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपके ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। हाकिम का अर्थ होता है शासक। ताल पर नाचना यानी इशारे पर नाचना, कि यहाँ के जो शासक थे वो भी आपके इशारे पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। अगर आपने एक भी डोरी हिलाई तो राजा महाराजा आपके सामने हाजिर होंगे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आर्य रखा गया। आर्य का अर्थ होता है विभाजित करना, यानी लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब होता है? बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय। इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। फिर वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। किनको निकल जाने का हुक्म मिला? लॉर्ड कर्जन को निकल जाने का हुक्म मिला। उनका एक भी आदमी नौकर नहीं रखा गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है।
एक अदना क्लर्क जिसने नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। अब यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त क्या कह रहे हैं? बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि अगर कोई एक आदमी को ऊपर चढ़ाते हैं और ऊपर चढ़ाकर वहाँ से गिराते हैं तो वह कितना दुखित होता है। वह कितने अफसोस की बात है कि अपन किसी आदमी को ऊपर चढ़ा रहे हैं और ऊपर चढ़ाकर उसे वापस नीचे गिराते हैं, तो यह बहुत दुख की बात है। और यही हुआ लॉर्ड कर्जन के साथ। माय लॉर्ड, एक बार आप अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त? बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, एक बार आपने जो भारत में काम किए उन कामों की ओर तो देखिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? अब यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त क्या कह रहे हैं? बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए थे और आपने यहाँ पर क्या काम किए। एक शासक का क्या अर्थ होता है? एक शासक का क्या कार्य होता है? एक शासक का कार्य होता है प्रजा का अच्छे से पालन करना, प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आपने वह काम नहीं किया। आपने वह काम नहीं किया। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त? बाल मुकुंद गुप्त कर्जन से कह रहे हैं, कर्जन के विदाई भाषण में बोल रहे हैं कि शासन का कार्य क्या होता है, शासक का कार्य क्या होता है। शासक का कार्य होता है अच्छे से शासन करना, जनता की आवाज़ को दबाना नहीं। जनता की आवाज़ को दबाना शासक का कार्य नहीं होता है, प्रजा की आवाज़ को दबाना। खुद की मर्जी से खुद के शासन को थोपना, खुद के नियमों को थोपना, ये भी कोई शासन नहीं होता है। आपने क्या किया? आपने प्रजा की आवाज़ को दबा दिया, खुद के मनमाने कानूनों को आपने उन लोगों पर थोपा। ये काम एक शासक का नहीं होता है, इसे आप शासन चलाना कहते हैं। एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया और उनकी बात सुनी। और नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह ने तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त? क्या कह रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त? कह रहे हैं कि जो कैसर था, कैसर एक उपाधि थी। रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता है। जर्मनी के जो तानाशाह थे उनके लिए प्रयोग होता है कैसर शब्द, जूलियस सीजर के नाम से बना है। जार, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता है। कैसर तो होता है जर्मनी के तानाशाह शासकों के लिए और जार होता है रूस के तानाशाह शासकों के लिए। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक के लिए प्रयोग हुआ था। नादिर शाह एक आदमी था, एक ईरानी शासक था जिसने भारत में कत्लेआम किया। उसने तानाशाही स्वरूप कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। कब? तीसरे पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही भेजा था। कत्लेआम उसी दम रोक दिया था, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब ये क्या कह रहे हैं
बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि 8 करोड़ जनता, 8 करोड़ जनता कौन सी? 8 करोड़ जनता बंगाल की जनता। बंगाल की जनता ने बंगाल का विभाजन रोकने के लिए बहुत गिड़गिड़ाए लॉर्ड कर्जन के सामने, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। लॉर्ड कर्जन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और बंगाल का विभाजन कर दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है कि आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है और बंगाल का विभाजन किए बिना आपको जाना पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने और आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश के प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती? अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उनसे कम पीड़ा नहीं दी। आपको भी उनसे कम पीड़ा नहीं दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उनका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम पर अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आप अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। यहाँ पर कह रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त की आपकी जिद का क्या फल हुआ? आपकी जिद का जो फल हुआ वह प्रजा ने यही देख लिया। आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ की प्रजा क्या मानती है? यहाँ की प्रजा मानती है कि जो दुख के दिन है वो तो निकल जाएंगे, उसके बाद सुख के दिन आ जाएंगे। और इसी सब को झेल कर वह पराधीन हो रही है। भारत की जनता पराधीन होती है कि जो दुख के दिन है। पराधीन क्यों होती है? वो पराधीन इसलिए होती है कि जो दुख के दिन है वो तो चले जाएंगे, उसके बाद में सुख के दिन तो आएंगे कभी ना कभी। और बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों की अच्छी भावनाओं को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। यहाँ के लोगों की अच्छी भावनाओं को, यहाँ के लोगों की श्रद्धा भक्ति को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसका हमें बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी अपने मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार के बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, पर तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझमें काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता नहीं की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से नहीं देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने
तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, मेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। अब बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन पर। लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष ऐसे कर रहे हैं कि भारत देश वह देश है जहाँ पर एक राजकुमार नरवरगढ़ जाता है और वहाँ पर कुछ दिन के लिए आसरा लेता है, कुछ दिन वहाँ पर रुकता है, और जब वह वहाँ से विदा होता है तो उस नरवरगढ़ को प्रणाम करता है, कहता है कि भाई तूने मुझे आसरा दिया, तूने मुझे रहने को जगह दी, मैं गरीब सिपाही तेरे ऋण का बदला नहीं चुका सकता। अगर मैंने तेरी सेवा में कुछ कमी रखी हो तो तू मुझे माफ़ मत करना। इस देश के लोग ऐसे हैं। लेकिन लॉर्ड कर्जन, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, क्या आप ऐसा अपने भाषण में कह सकते हो? जब आप इस देश को छोड़कर जा रहे हो तो आप ऐसा कुछ कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। अगर कह सकते हो तो कहो कि हे भारत, मैंने तुझे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हे भारत, मैंने तुझे बिगाड़ने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है, और मैंने जितने भी ज़िंदगी में शान और शौकत से जिया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में जितना भी शान और शौकत से जिया हूँ वह तेरे ही बलबूते पर जिया हूँ। यह कहने की आप में हिम्मत नहीं है। इस प्रकार बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण में बोलते हैं और लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करते हैं। अब इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? शिव शंभू की दो गायें, कौन सी दो गायें? एक तो झगड़ालू थी और एक बिना झगड़ालू थी। झगड़ालू गाय अपने सींगों से जो दूसरी गाय थी उसे पटक दिया करती थी, और जब एक दिन उसने अपनी झगड़ालू गाय को पुरोहित को दे दिया तो पीछे वाली गाय ने खाना नहीं खाया। पीछे वाली गाय ने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। तो इसमें क्या भावना है? इसमें भावना यह है कि यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो भी बिछुड़ने से उदास हो जाते हैं। यहाँ के पशु पक्षी भी बिछड़ने से उदास हो जाते हैं। बिछड़ते समय वैर भाव को भुला दिया जाता है। विदाई का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। लॉर्ड कर्जन जैसे क्रूर आतताई के लिए भारत की निरीह जनता सहानुभूति का भाव लॉर्ड कर्जन के लिए भी भारत की जनता सहानुभूति का भाव रखती है। 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? यहाँ पर कवि ने संकेत किया बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत के वायसराय बनकर आए। उसने भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थायी करने के लिए अनेक काम किए। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए भी उसने बंगाल का विभाजन करने की योजना बनाई। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन की इस चाल को देश की जनता समझ गई और उसने इस योजना का विरोध किया। किसने? भारत देश की जनता ने। परंतु कर्जन ने अपनी जिद को पूरा किया। बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? नंबर 1, बंगाल का विभाजन। नंबर 1, कर्जन ने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई। 2, कर्जन ने एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया।
किसकी सिफारिश को? लॉर्ड कर्जन की सिफारिश को नहीं माना गया। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। नंबर 4, बेचारी तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है, कितने ऊंचे होकर आप कितने गिरे, इस बात का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर लेखक बालमुकुंद गुप्त क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि कर्जन की भारत में शान थी, लॉर्ड कर्जन की भारत में शान थी। वो भारत के वायसराय थे। दिल्ली दरबार में उनका वैभव चरम सीमा पर था, यानी उच्च दर्जे पर था। पति पत्नी की कुर्सी सोने की थी। उनकी कुर्सी कैसी थी? सोने की। उनका हाथी सबसे ऊंचा व सबसे आगे रहता था। सम्राट के भाई का स्थान भी इनके नीचे था, इनसे नीचे था। जो भारत के सम्राट थे उसके भाई का शासन भी स्थान भी इनसे नीचे था। इनके इशारे पर प्रशासन, राजा, धनी नाचते थे। इनके संकेत पर बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया गया तथा अनेक निकामों को पद मिले इनके शासनकाल में। इस देश में भगवान और एडवर्ड के बाद दूसरा स्थान था। किसका? लॉर्ड कर्जन का। परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इनकी सिफारिश पर एक भी आदमी नहीं रखा गया, जिसके कारण इनका वैभव नष्ट हो गया। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? लॉर्ड कर्जन स्वयं को निरंकुश सर्वशक्ति संपन्न मान बैठा था। भारतीय जनता उसकी मनमानी सह रही थी। अचानक गुस्साए लॉर्ड का इस्तीफा मंजूर हो गया और उसे जाना पड़ा। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन और भारतीय जनता के बीच तीसरी शक्ति अर्थात ब्रिटिश सरकार है, जिस पर न तो लॉर्ड कर्जन का नियंत्रण है और न भारत के लोगों का नियंत्रण है। इंग्लैंड की महारानी का शासन न तो कर्जन की बात सुनता है और न ही कर्जन के खिलाफ भारतीय जनता की गुहार सुनता है। उस पर इस निरंकुश का अंकुश नहीं चलता। निरंकुश कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको ये चैप्टर नोटबुक में करना है और आगे का पार्ट आगे लेसन पढ़ेंगे कल दूसरा। ठीक है, ओके, थैंक यू।